नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया। सप्ताह भर के कचरा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने कहा, स्वच्छ भारत महात्मा गांधी को सबसे अच्छी श्रद्धांजलि। स्वच्छ भारत अभियान से लोगों का आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति बढ़ी। केंद्र और केरल सरकार ने कोझिकोड में विमान दुर्घटना के मृतकों के परिजनों के लिए सहायता की घोषणा की। दुर्घटना की विस्तृत जांच जारी। केंद्र का कोविड-19 से सबसे अधिक मृत्यु दर वाले 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 13 जिलों से मृत्यु दर कम करने का निर्देश। और बांग्लादेश के विदेश मंत्री A.K. अब्दुल मोमिन ने कहा, भारत और बांग्लादेश के संबंध मजबूत और ऐतिहासिक। समाचार संध्या में अपने सहयोगी रवि कपूर के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्वच्छ भारत अभियान से देश के प्रत्येक नागरिक के आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति को बल मिला है। नई दिल्ली में आज शाम राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन करने के बाद श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस अभियान का प्रभाव देश के गरीब आदमी की जिंदगी पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। स्वच्छ भारत अभियान ने हर देशवासी के आत्मविश्वास और आत्मबल को एक नई ऊर्जा दी है, नई ताकत दी है, उसको बढ़ाया है। लेकिन इसका सबसे अधिक लाभ देश के गरीब के जीवन पर दिख रहा है। स्वच्छ भारत अभियान से हमारी सामाजिक चेतना समाज के रूप में हमारे आचार व्यवहार में भी स्थायी परिवर्तन आया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छता अभियान से कोरोना वायरस के खिलाफ संघर्ष में महत्वपूर्ण सहायता मिली है। उन्होंने कहा कि अगर कोरोना वायरस 2014 से पहले देश में आया होता तो स्थिति बहुत खराब होती। उन्होंने कहा कि देश की 60% आबादी जब खुले में शौच जाने के लिए मजबूर थी तो सरकार लॉकडाउन लागू नहीं कर पाई। देश के बच्चे बच्चे में पर्सनल और सोशल हाइजीन को लेकर जो चेतना पैदा हुई है, उसका बहुत बड़ा लाभ कोरोना के विरुद्ध लड़ाई में भी मिल रहा है। आप जरा कल्पना कीजिए, अगर कोरोना जैसी महामारी 2014 से पहले आती तो क्या स्थिति होती? शौचालय के अभाव में क्या हम संक्रमण की गति को कम करने से रोक पाते? क्या तब लॉकडाउन जैसी व्यवस्थाएं संभव हो पाती? जब भारत की 60% आबादी खुले में शौच के लिए मजबूर थी, स्वच्छाग्रह ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमें बहुत बड़ा सहारा दिया है, माध्यम दिया है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में देश भर में महात्मा गांधी से प्रेरित लाखों लोगों ने स्वच्छ भारत मिशन को अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया है। बीते वर्षों में देश के कोने कोने में लाखों लाख स्वच्छाग्रहियों ने स्वच्छ भारत अभियान को अपने जीवन का लक्ष्य बना दिया है। यही कारण है कि 60 महीने में करीब करीब 60 करोड़ भारतीय शौचालय की सुविधा से जुड़ गए। इसकी वजह से देश की बहनों को सम्मान, सुरक्षा और सुविधा मिली। लाखों गरीब बच्चों को बीमारियों से बचने का उपाय मिला। इसकी वजह से देश के करोड़ों दलितों, वंचितों, पीड़ितों, शोषितों, आदिवासियों को समानता का विश्वास मिला। श्री मोदी ने कहा कि गरीबी, कचरा, खुले में शौच जाने की मजबूरी और दूर से पानी भरकर लाने की विवशता जैसी समस्याओं के खिलाफ एक व्यापक भारत छोड़ो अभियान चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने भारत को कचरे से मुक्त कराने के लिए आज से 15 अगस्त तक एक सप्ताह के अभियान की घोषणा की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र सफाई के प्रति गांधी जी के प्रयासों को श्रद्धांजलि है। आज के ही दिन 1942 में गांधी जी की अगुवाई में आजादी के लिए एक विराट जन आंदोलन शुरू हुआ था। अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा उस दिन लगा था। ऐसे ऐतिहासिक दिवस पर राजघाट के समीप राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का लोकार्पण अपने आप में बहुत ही प्रासंगिक है। ये केंद्र बापू के स्वच्छाग्रह के प्रति 130 करोड़ भारतीयों की कार्यांजलि है, श्रद्धांजलि है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज के विश्व में महात्मा गांधी से अधिक प्रेरक कोई और नहीं है,
उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया गांधी जी के जीवन और दर्शन को अपना रही है। उन्होंने कहा कि विश्व भर में गांधी जी की 150वीं जयंती मनाया जाना अभूतपूर्व घटना है। राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का अवलोकन करने के बाद प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र के एम्फी थिएटर में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 36 स्कूली विद्यार्थियों के साथ बातचीत की। मेरे सामने एक प्रकार से लघु भारत है। देश के अलग अलग राज्यों के और अलग अलग राज्यों की वेशभूषा में आप सभी बच्चों के साथ में बात करके आज पूरे हिंदुस्तान के साथ बात कर रहा हूं। आप सभी मास्क पहन करके आए हैं और अपने दोस्तों के साथ 2 गज की दूरी भी बना करके बैठे हैं। आप सब नियमों का जिस तरह से पालन कर रहे हैं वो देख करके सचमुच में मन को बहुत आनंद हो रहा है। कोरोना से इस तरह लड़ाई लड़ने की यही हथियार है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जल शक्ति राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया और पेयजल तथा स्वच्छता सचिव परमेश्वरन अय्यर भी इस अवसर पर मौजूद थे। राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र स्वच्छ भारत मिशन के बारे में ज्ञानप्रद अनुभव केंद्र है, जिसकी स्थापना की घोषणा प्रधानमंत्री ने 10 अप्रैल 2017 को गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह के शताब्दी समारोह के अवसर पर की थी। स्वच्छ भारत मिशन ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों को स्वच्छ बनाने और 55 करोड़ लोगों के व्यवहार में बदलाव लाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। इस सफलता पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भारत की सराहना की है। ये अभियान अब अपने दूसरे चरण में है, जिसमें देश के गांवों को ओडीएफ से ओडीएफ प्लस चरण में पहुंचाने पर बल दिया जा रहा है। इस चरण में खुले में शौच जाने से मुक्त स्थिति को पुख्ता करने और ठोस तथा तरल कचरे के प्रबंधन की सुविधाएं सभी के लिए सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 अगस्त को चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर के बीच अंडर सी ऑप्टिकल फाइबर केबल प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्थानीय लोग इसे लेकर काफी उत्साहित हैं। नेट आज एक मूलभूत जरूरत बन चुका है और हर व्यक्ति के रोजमर्रा के कामों से जुड़ा है। ऐसे ही अंडमान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष और प्रमुख व्यापारी गिरीश अरोड़ा ने इस अवसर पर अपनी खुशी जाहिर करते हुए बताया कि इससे अंडमान निकोबार के पर्यटन के प्रचार प्रसार में अभूतपूर्व मदद मिलेगी। पर्यटक सोशल मीडिया और ब्लॉग के माध्यम से स्थानीय पर्यटन के अनेक पहलुओं को तुरंत दुनिया के साथ साझा कर सकेंगे। ओएफसी और इंटरनेट कनेक्टिविटी के आने से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन आ जाएगा। ये जो ट्रैवलर पोर्ट ब्लेयर आते हैं वो खुद एक तरह के आपके ब्रांड एम्बेसडर होते हैं, मार्केटिंग करते हैं। वो जब टूरिस्ट प्लेस से, बीचेस पे से अपने फोटोग्राफ्स ऑनलाइन पोस्ट करते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल को बताते हैं, तो वो आपके डेस्टिनेशन को मार्केट करता है। ये हमारा एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज था। सोशल मीडिया पे हमारा प्रेजेंस कम होता था क्योंकि यहाँ पे लोगों के पास इंटरनेट एक्सेस ही नहीं होता था, बट वो अब नहीं रहेगा। इसी प्रकार अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स के अध्यक्ष एम विनोद ने इस परियोजना के लिए प्रधानमंत्री के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह अंडमान के पर्यटन उद्योग के लिए गेम चेंजर साबित होगा। अब टूर ऑपरेटर्स कहीं से भी अपनी बुकिंग ले सकेंगे। मैं प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूंगा, काफी दिन से लंबित ओएफसी कैनी प्रोजेक्ट करने के लिए। सबसे ज्यादा लोग यहाँ पर्यटन से जुड़े हुए हैं और हमें काफी समस्या होती थी नेटवर्क ना होने की वजह से, और हमारे मेनलैंड के जो काउंटर पार्ट एजेंट्स हैं वो काफी बुकिंग्स कर लेते थे, उनको सारी सुविधाएं थी। मुझे पूर्ण विश्वास है ओएफसी केबल के लॉन्च होने के बाद हमारे जो यहाँ पर्यटन से जुड़े हुए लोग हैं इनको काफी फायदा होगा। आकाशवाणी समाचार के लिए पोर्ट ब्लेयर से मैं गौरव पटवाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कृषि अवसंरचना कोष के अंतर्गत 1 लाख करोड़ रुपए की वित्तीय सुविधा की शुरुआत करेंगे। वे प्रधानमंत्री किसान योजना के अंतर्गत 8.5 करोड़ किसानों के लिए 17,000 करोड़ रुपए के कोष की 6ठी किस्त भी जारी करेंगे। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी इस अवसर पर मौजूद रहेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल 1 लाख करोड़ रुपए के कृषि अवसंरचना कोष के अंतर्गत वित्तीय सुविधा की इस योजना को मंजूरी दे चुका है। ये कोष फसल कटाई के बाद प्रबंधन के आधारभूत ढांचे और शीत भंडारण, संग्रह केंद्रों तथा प्रसंस्करण इकाइयों जैसी सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के विकास के लिए होगा। ये सुविधाएं उपलब्ध होने से किसानों को अपनी उपज की अधिक कीमत मिल सकेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं।
रोहन बेटा, जरा दादी की लाठी लाना। अरे मम्मी, आपको दादी की लाठी की क्या जरूरत पड़ गई? क्या हो गया? बेटा, जोड़ों में बहुत दर्द है, चला नहीं जा रहा। अरे मम्मी, आपको तो बुखार है और जोड़ों में दर्द भी, ये तो चिकनगुनिया हो सकता है। जी हाँ, चिकनगुनिया के लक्षण जैसे तेज बुखार, सिर दर्द और जोड़ों में तेज दर्द हो तो निकटतम स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल से संपर्क करें। चिकनगुनिया से न घबराएं, खुद को और अपने परिवार को मच्छरों के काटने से बचाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केरल के कोझिकोड हवाई अड्डे पर कल शाम यात्री विमान दुर्घटना की विस्तृत जांच जारी है। दुर्घटना में 18 लोगों की मौत और 160 से अधिक लोग घायल हुए हैं। मूसलाधार वर्षा और खराब मौसम को दुर्घटना के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है। नागरिक विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी और विदेश राज्य मंत्री मुरलीधरन ने दुर्घटना स्थल का दौरा किया। श्री पुरी ने नागरिक उड्डयन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया। श्री पुरी ने एक ट्वीट में कहा है कि डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और दुर्घटनाग्रस्त हुए विमान का कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर मिल गया है। श्री पुरी ने दुर्घटना में मारे गए प्रत्येक व्यक्ति के परिजनों को 10 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायल प्रत्येक व्यक्ति को 2 लाख रुपए की सहायता की घोषणा की है। मामूली रूप से घायल प्रत्येक व्यक्ति को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। We are working very closely with the state and central machinery to tide over this difficult situation and extend all possible support for the families of the deceased passengers and to provide all kinds of assistance to the injured passengers. I also appeal to others through your kind cooperation to send the message that everyone should show their solidarity in working together through this hour of need. केरल सरकार ने भी कोझिकोड में एयर इंडिया एक्सप्रेस विमान दुर्घटना के मृतकों के परिजनों के लिए सहायता की घोषणा की। दुर्घटना की विस्तृत जांच जारी है। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री पिनरई विजयन और अधिकारियों का एक विशेष दल स्थिति का जायजा लेने के लिए कोझिकोड में है। दुर्घटनाग्रस्त एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान वंदे भारत मिशन के अंतर्गत 191 यात्रियों को लेकर दुबई से कोझिकोड पहुंचा था। कल शाम 7:41 पर यह विमान उतरते समय हवाई अड्डे के रनवे से फिसलकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दुर्घटना के बाद विमान के 2 टुकड़े हो गए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए प्रभावित लोगों और उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भी हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है। एक ट्वीट संदेश में उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन से स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन और भारतीय जनता पार्टी के सांसद केजे अल्फांस ने भी दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। केंद्र ने राज्य सरकारों से कोविड-19 से होने वाली मौतों को कम करने के लिए हर संभव प्रयास करने को कहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार केंद्र राज्यों और संघशासित प्रदेशों के समन्वित, श्रेणीबद्ध और सक्रिय कोविड प्रबंधन के कारण राष्ट्रीय स्तर पर कोविड की मृत्यु दर 2.04% पर आ गई है। केंद्र राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेशों की ओर से कोविड प्रबंधन के सामूहिक प्रयासों की लगातार समीक्षा करने की कोशिशों के तहत स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण की अध्यक्षता में आज 2 उच्च स्तरीय वर्चुअल बैठक आयोजित की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य ऐसे राज्यों को मदद पहुंचाना था जहां कोविड मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है। मंत्रालय ने बताया कि आज की बैठक में ऐसे 8 राज्यों और संघशासित प्रदेशों के 13 जिलों पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित किया गया। इन जिलों में असम का कामरूप मेट्रो, बिहार का पटना, झारखंड का रांची, केरल का अलपुझा और तिरुवनंतपुरम, ओडिशा का गंजम, उत्तर प्रदेश का लखनऊ तथा पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना, हुगली, हावड़ा, कोलकाता और मालदा जिले शामिल हैं। देश के संक्रमण के कुल सक्रिय मामलों का लगभग 9% और कोविड से होने वाली मौतों का लगभग 14% अकेले इन जिलों में है। राज्यों से कहा गया है कि वे इन जिलों में आईसीयू बेड और ऑक्सीजन की आपूर्ति जैसे स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे की उपलब्धता सुनिश्चित करें। देश में कोविड संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 68.32% हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 48,900 मरीज ठीक हुए हैं। इसके साथ ही देश में कोरोना संक्रमण से ठीक होने वालों की संख्या 14,27,005 हो गई है।
इस समय देश में कोरोना के 6,19,088 मरीजों का इलाज चल रहा है, जो कुल संक्रमित लोगों का 29.64% है। ये सभी अस्पतालों में चिकित्सा निगरानी में या घर पर ही पृथकवास में रह रहे हैं। मंत्रालय ने कहा है कि प्रभावी निगरानी और तेजी से जांच किए जाने की वजह से संक्रमण का शुरू में ही पता लगाने में मदद मिली है, जिससे गंभीर मामलों का समय रहते इलाज किया जा सका है। मंत्रालय ने कहा है कि भारत में कोविड मृत्यु दर प्रति 10 लाख आबादी पर 1,469 है, जबकि वैश्विक औसत दर 2,425 है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि प्रभावी उपायों की वजह से देश में प्रति 10 लाख आबादी पर मृत्यु दर 30 है, जबकि इसका वैश्विक औसत 91 है। मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कोविड के कुल 5,98,778 नमूनों की जांच की गई। इसके साथ ही अब तक कुल 2,33 लाख से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। मंत्रालय ने कहा है कि इस समय देश में ऐसी कुल 1,396 प्रयोगशालाएं हैं, जिनमें से 460 निजी और 936 सरकारी हैं। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया। सप्ताह भर के कचरा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने कहा, स्वच्छ भारत महात्मा गांधी को सबसे अच्छी श्रद्धांजलि। स्वच्छ भारत अभियान से लोगों का आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति बढ़ी। केंद्र और केरल सरकार ने कोझिकोड में विमान दुर्घटना के मृतकों के परिजनों के लिए सहायता की घोषणा की। दुर्घटना की विस्तृत जांच जारी। केंद्र का कोविड-19 से सबसे अधिक मृत्यु दर वाले 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 13 जिलों से मृत्यु दर कम करने का निर्देश। और बांग्लादेश के विदेश मंत्री A.K. अब्दुल मोमिन ने कहा, भारत और बांग्लादेश के संबंध मजबूत और ऐतिहासिक। मध्य प्रदेश में कोविड-19 के संक्रमित लोगों की संख्या 37,298 हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान इस महामारी से 16 लोगों की मृत्यु हुई है। इसके साथ ही राज्य में संक्रमण से मृतकों की संख्या 962 हो गई है। एक रिपोर्ट। राज्य के स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार 719 कोरोना वायरस रोगियों को कल अस्पतालों से छुट्टी मिल गई। इसके फलस्वरूप मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के कारण स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 27,621 हो गई है। अब मध्य प्रदेश में 8,715 सक्रिय मामले हैं। इस बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राज्य को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 3 साल का लक्ष्य रखा गया है। 3 दिवसीय आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश वेबिनार श्रृंखला के एक सत्र को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने समाज के विभिन्न वर्गों और विषय विशेषज्ञों से आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए एक रोड मैप तैयार करने के लिए सुझाव मांगे। उन्होंने कहा कि सरकार अकेले राज्य को विकास की नई ऊंचाइयों तक नहीं ले जा सकती और इसके लिए सभी का सक्रिय सहयोग आवश्यक है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने डिविजनल आयुक्तों, नगर निगम आयुक्तों और जिला कलेक्टरों को ऐसे सभी उपाय करने का निर्देश दिया है जिनसे कोविड-19 से मरने वालों की दर में कमी की जा सके। उन्होंने कहा कि कोविड रोगियों की मृत्यु दर हर स्थिति में कम की जानी चाहिए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि जल्द ही मुंबई के जैसे जंबो फैसिलिटी वाला कोविड सेंटर राज्य के दूसरे शहरों पर भी शुरू किया जाएगा। उन्होंने सबको लापरवाह न होते हुए ये सुनिश्चित करने को कहा कि कोविड का दूसरा दौर राज्य में न आए, ऐसा प्रयास सबको करना चाहिए। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव लव अग्रवाल ने कहा, कोविड पॉजिटिव मरीजों के संपर्क में आए 80% लोगों की ट्रेसिंग और उनका टेस्टिंग 72 घंटों में हो जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि एंटीजन टेस्ट निगेटिव आने पर भी कोई भी व्यक्ति जिनमें कोविड का लक्षण है उन्हें RT-PCR टेस्ट भी करवा लेना चाहिए। उन्होंने कहा, राज्य में काम कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों में संक्रमण फैलने का दर को कम करना आवश्यक है। महाराष्ट्र में 21% स्वास्थ्य कर्मी संक्रमित है, जबकि राष्ट्र स्तर पर इसका आंकड़ा केवल 7% है। कुणाल शिंदे के साथ देवप्रिय भट्टाचार्य, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। पश्चिम बंगाल में कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए समूचे राज्य में आज सवेरे से संपूर्ण लॉकडाउन किया गया है। राज्य सरकार ने इस महीने 7 दिन लॉकडाउन करने का फैसला किया है। आज दूसरी बार लॉकडाउन किया गया है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि दुकानें और अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद हैं, सड़कों पर वाहन नहीं चल रहे हैं। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी प्राइवेट और सरकारी कार्यालय बंद हैं। विमान सेवाएं भी बंद रखी गई हैं। पुलिस स्थिति पर नजर रखे हुए है। लॉकडाउन नियमों के उल्लंघन के आरोप में लगभग 300 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
मेघालय में कोविड से कल शाम एक और व्यक्ति की मौत होने के साथ ही राज्य में कोरोना महामारी से मरने वालों की संख्या 6 हो गई है। इस बीच राज्य में आज कोविड के 17 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही राज्य में संक्रमित लोगों की कुल संख्या 594 हो गई है। इनमें से 423 लोग उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। कर्नाटक में कोविड-19 से संक्रमित लगभग 1,65,000 रोगियों में से 77,000 से अधिक का इलाज इस समय चल रहा है। 84,000 से अधिक लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। राज्य में स्वस्थ होने वालों की दर 51.1% है, जबकि मरने वालों की दर 1.8% है। अब तक लगभग 3,000 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें से लगभग 1,500 60 वर्ष से अधिक आयु के हैं। संक्रमण के सबसे अधिक मामले बेंगलुरु से हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गौतम बुद्ध नगर में नोएडा के सेक्टर 39 में अत्याधुनिक सुविधाओं वाले 400 बिस्तर के कोविड-19 अस्पताल का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने जिले में कोविड की स्थिति की भी समीक्षा की। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि राज्य में लॉकडाउन के बाद आर्थिक गतिविधियां सामान्य हो गई हैं। राज्य के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने आज बताया कि जुलाई में राज्य का राजस्व संग्रह पिछले वर्ष की इसी अवधि के कुल राजस्व संग्रह का 97.7% रहा। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। राज्य में लगातार 1 लाख से अधिक कोविड नमूनों का परीक्षण किया जा रहा है। प्रदेश में अब तक लगभग 30 लाख नमूनों का परीक्षण किया जा चुका है। देश में कुल कोविड परीक्षणों के मामले में पहले स्थान पर मौजूद तमिलनाडु राज्य से उत्तर प्रदेश अब महज 2 लाख टेस्ट पीछे है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि प्रदेश में इस समय कोरोना वायरस से होने वाली मृत्यु दर 1.75% है, जो कि राष्ट्रीय औसत और देश के अन्य राज्यों के औसत से काफी कम है। उन्होंने कहा कि L1 और L2 श्रेणी के कोविड बेडों की संख्या को लगातार बढ़ाया जा रहा है। इस बीच राज्य में पिछले 24 घंटों में 4800 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं और कुल सक्रिय मरीजों की संख्या 46,177 हो गई है। इनमें से 15,678 मरीज होम आइसोलेशन में हैं। प्रदेश में इस जानलेवा वायरस से अब तक 2,028 लोगों की मौत हो चुकी है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। दिल्ली में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना संक्रमण के 404 नए मरीजों का पता चला है। इन्हें मिलाकर राष्ट्रीय राजधानी में संक्रमित व्यक्तियों की कुल संख्या 1,44,000 से अधिक हो गई है। दिल्ली सरकार ने इस बात की पुष्टि की है कि कोरोना वायरस से अभी तक 1,29,000 व्यक्ति स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 1,130 रोगी स्वस्थ हुए, जबकि 16 लोगों की मृत्यु हो गई। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। श्री चौधरी ने आज एक ट्वीट में कहा कि बुखार और सांस लेने में तकलीफ के कारण वे अस्पताल में भर्ती हुए हैं। उन्होंने बताया कि कल रात जांच में वे कोरोना पॉजिटिव पाए गए। श्री चौधरी ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में संपर्क में आने वाले लोगों को अपने परिवार के सदस्यों से दूर रहना चाहिए और कोरोना जांच करानी चाहिए। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम रात 9:30 से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में मेडिसिन के प्रोफेसर डॉक्टर अनुपम प्रकाश इस चर्चा में भाग लेंगे। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर फोन करके विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। 011-2331-4444 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। आकाशवाणी से बातचीत में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए लोगों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने और हाथों की स्वच्छता के मानदंडों का कड़ाई से पालन करने को कहा है। Regular hand washing should be done. So those who in an area where there is coronavirus infection should wash their hands regularly. You should avoid going to crowded places because if someone in the crowd is coughing and has the infection, he can spread to others in the crowded places. And if any member in your family has fever, cough, cold, he should stay at home and avoid going out so that he doesn't spread the infection to other people in the community. ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। खुजली झटपट दूर करे वो है जालिम लोशन, दाग को जो पल में हरे वो है जालिम लोशन। पीढ़ियों से प्रचलित वही नाम वही काम, जालिम लोशन, चर्म रोगों का दुश्मन जालिम लोशन। ये आकाशवाणी है।
बांग्लादेश ने कहा है कि भारत के साथ उसके संबंध ऐतिहासिक और प्रगाढ़ हैं, जबकि चीन के साथ ये आर्थिक मायने से महत्वपूर्ण हैं। बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉक्टर ए.के. अब्दुल मोमिन ने आज ढाका में मुजीबनगर मुक्ति योद्धा स्मारक परिसर में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि हमारी जीत भारत की जीत है, हमारा विकास भारत का विकास है, दोनों देशों के संबंधों को कोई बिगाड़ नहीं सकता। श्री मोमिन ने लोगों से कहा कि वे भारत और चीन के साथ बांग्लादेश के संबंधों की परस्पर तुलना न करें। दोनों देशों के साथ संबंध अलग अलग नजरिए से महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि भारत बांग्लादेश का एक बड़ा व्यापारिक साझेदार है। बांग्लादेश भारत के साथ व्यापार और बढ़ाना चाहता है। दोनों देशों ने कई महत्वपूर्ण द्विपक्षीय मुद्दों को सुलझाया है और जल बंटवारे के मामले में भी प्रगति की है। स्वतंत्रता दिवस समारोह के हिस्से के रूप में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने राष्ट्रभक्ति से संबंधित फिल्मों का ऑनलाइन उत्सव आयोजित किया है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने एक वीडियो संदेश में कहा कि हमें स्वतंत्रता के 73 वर्षों को राष्ट्रभक्ति की फिल्मों के ऑनलाइन उत्सव के साथ मनाना चाहिए। ये उत्सव इस महीने की 21 तारीख तक ऑनलाइन मनाया जा रहा है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। फिल्मोत्सव में प्रतिदिन देशभक्ति से परिपूर्ण उत्तम फिल्में वेबसाइट www.cinemasofIndia.com पर उपलब्ध हैं। इस फिल्मोत्सव में स्वतंत्रता सेनानियों की वीरता को प्रदर्शित करने वाले भारतीय इतिहास को दर्शाया जा रहा है। इसमें हिंदी, मराठी, तेलुगु, तमिल, बंगला, गुजराती और मलयालम सहित विभिन्न भारतीय भाषाओं की फिल्में दिखाई जा रही हैं। यह फिल्में राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम, भारतीय राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय, बाल चित्र समिति भारत और फिल्म डिवीजन की फिल्मों का समेकित संग्रह है। सर रिचर्ड एटनबरो की फिल्म गांधी के एक विशेष संस्करण का भी प्रदर्शन किया जा रहा है। श्रव्य और दृष्टिबाधित भी इसका आनंद ले सकते हैं। नसीम नकवी के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। केरल में इडुक्की जिले के राजामला में कल हुए भूस्खलन में मरने वालों की संख्या 22 हो गई है। प्रभावित क्षेत्र में आज 5 और शव मिले हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी हैं। 43 लोगों के लापता होने की आशंका है। 12 लोगों को बचाया गया है, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भारतीय मौसम विभाग ने तमिलनाडु के नीलगिरी, कोयम्बटूर और थेनी जिलों में अगले 24 घंटे के दौरान बहुत तेज वर्षा की चेतावनी दी है। पिछले 24 घंटों के दौरान नीलगिरी के देवाला क्षेत्र में 34 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई। पिछले 24 घंटे में पश्चिमी घाट से जुड़े सभी इलाकों में मध्यम वर्षा हुई है। कर्नाटक में लगातार वर्षा और नदियों के बढ़ते जलस्तर से 11 जिले प्रभावित हैं। केंद्र सरकार ने राज्य प्रशासन से बारिश और बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए मकान मालिकों को अंतरिम राहत के रूप में 10-10 हजार रुपए जारी करने को कहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कोसी और सीमांचल क्षेत्रों में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का विमान से सर्वेक्षण किया। एक सप्ताह के दौरान मुख्यमंत्री का ये तीसरा हवाई सर्वेक्षण था। श्री नीतीश कुमार ने पूर्णिया और सुपौल में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कोसी तटबंध का निरीक्षण किया और इंजीनियरों को निर्देश दिए कि वे बाढ़ संरक्षण कार्यों में तेजी लाएं। और अब एक नजर कल के मौसम के पूर्वानुमान पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कल आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ बारिश या छींटे पड़ सकते हैं। मुंबई में आमतौर पर बादल छाए रहने और भारी वर्षा होने का अनुमान है। कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहने या 1-2 बार गरज के साथ वर्षा होने की संभावना है। उत्तर भारत में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू में वर्षा या गरज के साथ बूंदाबांदी हो सकती है। श्रीनगर में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा, लेकिन शाम या रात के समय आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। गिलगित में तापमान 19 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। शहर में बादल छाए रहने और हल्की बरसात होने के आसार हैं। मुजफ्फराबाद में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और बरसात होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 22 और अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ के अवसर पर आज कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 1942 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को देश से निकालने के लिए भारतीयों से करो या मरो का आह्वान किया था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया। सप्ताह भर के कचरा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने कहा, स्वच्छ भारत महात्मा गांधी को सबसे अच्छी श्रद्धांजलि। स्वच्छ भारत अभियान से लोगों का आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति बढ़ी।
केंद्र और केरल सरकार ने कोझिकोड में विमान दुर्घटना के मृतकों के परिजनों के लिए सहायता की घोषणा की। दुर्घटना की विस्तृत जांच जारी। केंद्र का कोविड-19 से सबसे अधिक मृत्यु दर वाले 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 13 जिलों से मृत्यु दर कम करने का निर्देश। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।